नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यूनिट 7 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को जब भी आप पढ़िए तो आप टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है। जैसे पहले हमने इकोटोन को पढ़ा था, है ना। फिर हमने प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा था, जैव विविधता के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा था। तो इस तरह से हमको प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में जो चीज़ें हैं उसमें टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, उत्पादक उपभोक्ता क्या होते हैं, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो इस तरह आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है। 26वां प्रश्न आपके सामने, मार्सलैंड किसे कहा जाता है। तो मार्सलैंड एक तरह से इकोटोन की तरह होता है, जो शुष्क और आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का एक क्षेत्र होता है। मान लीजिए ये शुष्क क्षेत्र है और ये आर्द्र क्षेत्र है, तो इसका बीच का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो शुष्क और आर्द्र परिस्थिति के तंत्र के बीच में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दोनों की विशेषताएं पाई जाए उसको मार्सलैंड कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप जानते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये अभी मैंने बताया इकोटोन, जहाँ पर दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता पाई जाती है वो इकोटोन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि एक के बाद एक डायरेक्ट लगे होना, मतलब इसका इससे सीधा संबंध होना, दूसरे का तीसरे से सीधा संबंध होना, तीसरे का चौथे से सीधा संबंध होना। तो ये एक तरह की खाद्य श्रृंखला है। ठीक है। जैसे शाकाहारी सबसे पहले आएगा, तो यहाँ से बी हट जाएगा। शाकाहारी के बाद मांसाहारी आएगा, तो सी और ए दोनों हट जाएंगे। और मांसाहारी के बाद फिर सर्वाहारी आएगा, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। ठीक है। जैसे कुत्ता बिल्ली, है ना। तो डी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मंगल किस तरह के पौधे को कहा जाता है। तो भारत में मैग्राव जो वनस्पति होती है उसको मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो मैग्राव मंगल। ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो अभी औरंग राष्ट्रीय उद्यान गुरिल्ला के संरक्षण के लिए खूब फेमस रहा, तो ये आपके असम में अवस्थित है। ठीक है। किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। तो द्वितीयक प्रदूषक का मतलब होता है कि जो सीधे स्रोत से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक जब अन्य तत्वों से क्रिया करते हैं तो वो द्वितीयक प्रदूषक बन जाते हैं। जैसे ओजोन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन में जब एक और ऑक्सीजन का अणु जुड़ जाता है तो ये O3 बन जाता है। ठीक है। तो O3 सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन में एक और अणु जुड़ने की वजह से O3 का निर्माण होता है। जबकि बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे तत्व हैं जो सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जो है उल्टा पिरामिड का आकार बनाता है। तो ये एसएससी जैसे प्रश्नों में भी खूब पूछा गया है। उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने वाला, उल्टा पिरामिड बनाने वाला जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो आपका तालाब पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है। उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या है। उल्टे पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि उच्च स्तर पर अधिक क्षेत्र का होना और निचले स्तर पर कम क्षेत्र का होना। जैसे मान लीजिए ये उत्पादक है, ये उपभोक्ता है और ये अपघटक है। तो इसमें अपघटकों की मात्रा का अधिक होना और उत्पादक की मात्रा का कम होना उल्टे पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है। सरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें केवल अमीनो एसिड होता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटीन की जो इकाई होती है वो अमीनो एसिड होती है। तो केवल अमीनो एसिड से बना प्रोटीन सरल प्रोटीन कहलाता है, और अमीनो एसिड में कोई अन्य तत्व जुड़ जाए तो वो संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। और अमीनो एसिड का जो है जलीय अपघटन होकर बना जो प्रोटीन होता है वो आपका व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। ठीक है। तो एल्ब्यूमिन, है ना, ग्लोब्जिजिन और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये आपका सरल प्रोटीन होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये आपका संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा। 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। हमारे खाद्य पदार्थों में
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण में सबसे ज़्यादा जो किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमको वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए हमको जो फैटी लोग होते हैं उनको फैटी चीज़ें या वसा से युक्त चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है ना, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो घास और गेहूं का तो कोई संबंध है ही नहीं, बकरी और कौवे का कोई संबंध नहीं है ना। घास को बकरी खाती है और बकरी को आदमी खाता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो खाद्य श्रृंखला का सही हो जाएगा। ठीक है, घास को कौन खाता है? बकरी खाती है और बकरी को फिर आदमी खाता है। ठीक है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, तो भूमिगत जल को जो प्रदूषित करने वाला प्रदूषक है वो आपका आर्सेनिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? तो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति जो सर्वाधिक संवेदनशील होता है वो आपका उभयचर होता है, क्योंकि ये स्थल और जल दोनों में रहते हैं और ये सामान्य स्थितियों में दोनों के प्रति अनुकूल होते हैं, इसलिए ये स्थल और जल में रह सकते हैं। लेकिन पर्यावरण में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो फिर इन पर सबसे ज़्यादा असर उसका पड़ता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम साइट्रिक एसिड, आप जानते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको पता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम से होता है। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप याद रखिए, पारे से मीना माता होता है और इक्के, हमारे ताश खेलते हैं, कार्ड्स जो खेलते हैं उसमें इक्का होता है एक, जिसको ए कहा जाता है, तो इक्का याद रखिए आप। ठीक है, इटाई इटाई जो होता है वो आपका कैडमियम से होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती है तो क्या कहलाता है भाई? तो कौन से कार्बोहाइड्रेट में जो है आपकी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती है? तो आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? तो केंद्रक के अंदर जो होता है वो सबसे ज़्यादा सभी तत्व पाए जाते हैं, और कोशिका का जो केंद्रक होता है वो सभी कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला अंग होता है। ठीक है, और कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो आपकी हिपेटिक कोशिका मानी जाती है। ठीक है, फेफड़ों की नेफ्रॉन होती है और हिपेटिक कोशिका जो है यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। एक्रोमिगेली रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो एक्रोमिगेली रोग जो होता है वो आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से संबंधित होता है और यह पीयूष ग्रंथि से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच जो होता है, इसकी अधिकता से मनुष्य का भीमकायत्व हो जाता है, बहुत अधिक फल फूल जाता है, वो विकसित हो जाता है। और अगर कम विकसित मनुष्य होता है वो आपका एसटीएच की कमी से होता है। ठीक है, तो अधिकता से भीमकायत्व और कमी से बोनापन होता है, ये एक्रोमेगेली रोग कहलाता है। ठीक है, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? तो पीताम्बरी सरसों की प्रजाति है। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि सरसों भी पीला होता है और पीताम्बरी भी पी से है, पीला शब्द है। ठीक है, इसको हम पीले कलर से मार्क कर देते हैं। पीताम्बरी मतलब पीला अंबर। पीला कौन होता है? सरसों का अंबर पीला होता है। ठीक है, पीताम्बरी सरसों की एक प्रकार की किस्म होती है। ठीक है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आयरन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है आपकी सेब में। ठीक है, जो भी फल या जो भी वस्तु काटने पर काली पड़ जाती है उसमें आयरन की सबसे अधिक मात्रा होती है। जिसको हम काटते हैं और काला पड़ जाता है उसमें आयरन की सबसे अधिक मात्रा होती है, इसलिए हम कहेंगे कि सेब में जो है आयरन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ट्रक फार्मिंग के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। ट्रक फार्मिंग क्या होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की खेती की जाना जहाँ पर कृषि के साथ साथ फल और सब्जियों को भी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, ये आपकी ट्रक फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि ट्रकें भर भर के उत्पादन करना, मतलब कृषि का भी खूब अच्छा उत्पादन करना और फल और सब्जियों का भी साथ में उत्पादन करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, किस वर्ष स्वास्थ्य नीति नहीं लाई गई? तो भारत में 3 स्वास्थ्य नीति लाई गई। सबसे पहले 1983 में लाई गई, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में लाई गई और तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में लाई गई। ठीक है, तो 2005 ऐसा वर्ष है जब स्वास्थ्य नीति नहीं लाई गई। ठीक है, इस स्वास्थ्य नीति के
जो नवीन स्वास्थ्य नीति है हमारी 2017, इसके बारे में कुछ हमको तथ्य भी याद रखने हैं। जैसे इसमें जीवन प्रत्याशा को 70 करने का लक्ष्य रखा गया है ना, प्रजनन दर को 2.1 रखा गया, जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष, प्रजनन दर को 2.1 रखने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। टीबी उन्मूलन के लिए हमारा 2025 का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में ही आपको पूछ लिया गया। नई स्वास्थ्य नीति जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, इसके तहत जीवन प्रत्याशा को 67.5 से लेकर 70 करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के लिए? तो 2025 तक के लिए। ठीक है, 2025 तक हमको जीवन प्रत्याशा को 70 वर्ष करना है, मतलब हमारे औसत उम्र जो है हमको 70 वर्ष करना है। ठीक है, अब अभी सबसे ज़्यादा औसत उम्र जापान की है, 87 वर्ष। ठीक है, जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नाम से ही स्पष्ट है, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। क्योंकि किसानों की समृद्धि के लिए, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आपका 1988 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया और इसने 2017 में किसान संपदा योजना भी शुरू की। ठीक है, थैंक यू।